बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा व तालबात आपके लिए, आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर्स आपकी तरबियत और तालीम दोनों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए आप इन्हें पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं। अल्लाह से हम इल्म मांगते हैं कि हमें किस तरह का इल्म अता करे, उसमें क्या खूबियाँ हों। जब भी आप लेक्चर ले रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, नमाज के बाद इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल करें और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे रब मुझे अता कर, इल्मन, इल्म। कैसा इल्म हो? इल्मन नाफ़िअन, नफ़े वाला हो, वासिअन, फसीह हो, और हमीकन, गहराई वाला हो। मेरा ख़्याल है कि मेरे बच्चों ने इस दुआ की इतनी तफसीर मुझसे सुन ली है कि अब जब हम अरबी में ये अल्फाज पढ़ रहे हों तो हमें उर्दू में बताने की ज़रूरत नहीं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं कि इल्म नाफ़े किसे कहते हैं, वासिअन, वसी किसे कहते हैं। वसी का एक अच्छा ख़ासा नक्शा आपके दिलों में, आपके ज़हनों में बिठाने की कोशिश की है कि जब वासिअन है तो ऐ अल्लाह इल्म इतना वसी कर दे कि मशरिक़ से लेके मगरिब तक। और हमीकन, गहराई वाले में हमने बात की कि ऐ अल्लाह अर्श बरी से लेके सातों आसमानों के ऊपर से शुरू हो और सातों ज़मीनों की तह तक चला जाए। तो इतना वसी और इतनी गहराई वाला इल्म, यानी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म हमें अता कर दे। नाफ़िअन, नफ़े वाला इल्म, वो तो आपको पता है कि नाफ़िअन किसे कहते हैं। तो दुआ रिपीट करने के साथ साथ एक और बात आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन, आमीन। अचानक मेरे दिल में फिर से बात आई, मैंने कहा साथ ही आपके साथ बात कर ली जाए कि मोहब्बत रसूल अपने दिलों में बिठाएं। मोहब्बत रसूल कैसे हमारे दिलों में आएगी? जब हम हर लम्हा अपने मोहम्मद को याद करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी को याद करेंगे। क्या दिन में 5 वक्त और हर वक्त में 2 मरतबा मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान में आता है, हम सुनते हैं। फिर अगर हम नमाज़ पढ़ने जाएं तो हर दूसरी रकात में हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर हम इस दुरूद को दिन रात नमाज में ही पढ़ते रहें
तो आप सोचें कि हम दिन में कितनी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे हैं। हमें अलग से दरूद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखें, फजर की 2 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतों में हम 2-2 बार पढ़ेंगे। इसी तरह ज़ोहर की तमाम फ़राइज़, सुन्नतों और नवाफिल में हम कितनी बार दरूद पढ़ेंगे, कितनी बार हम अपने प्यारे हबीब को याद रखेंगे। अल्लाह ने हमें नमाज दी इसलिए कि हम अल्लाह को याद करें, और अल्लाह ने अपने साथ हमें कहा जब मुझे याद करो तो मेरे महबूब को भी याद करो। फिर हमें अल्फाज सिखाए। तो हम जितना दरूद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ेंगे, हमें उतनी मोहब्बत हो जाएगी अपने नबी के साथ। और जितनी मोहब्बत हमें अपने नबी के साथ होगी, उस मोहब्बत के सिले में हमारा रब इस दुनिया के बाद कब्र में, कब्र के बाद रोज़े महशर में, रोज़े महशर के बाद जन्नत में हमें सर बुलंद ही रखेगा। क्योंकि अगर मैं दुनिया में रहते हुए कोई मेरे महबूब को अच्छा कहे तो मुझे वो कितना अच्छा लगता है। अगर मैं दुनिया में किसी को प्यार करता हूँ, जैसे मेरे उस्ताद जिनसे मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, प्रोफेसर अतर सलीम साहब, प्रोफेसर नईम सिद्दीकी साहब, अगर मेरे पास आज उनका कोई पढ़ा हुआ स्टूडेंट मेरे पास आके उनकी तारीफ़ करेगा तो मुझे कितनी खुशी होगी कि ये मेरे उस टीचर की तारीफ़ कर रहा है जिसने मेरी ज़िंदगी बनाई। तो मेरे मोहब्बत करने वाले की कोई खूबी बयान करेगा, कोई बात करेगा तो मुझे वो कितना प्यारा लगता है। और अल्लाह के सामने जब उसके महबूब पर दरूद पढ़ेंगे हम, तो अल्लाह को हम कितने प्यारे लगेंगे, कितना हमारा काम अल्लाह हमारे निकाल देगा, हमें मुश्किलात से निकाल देगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करें दरूद इब्राहीमी, दरूद पाक पढ़ने से। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 14 है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन इसका नाम है और इसकी डेफिनेशंस पर मुश्तमिल ये चैप्टर है। डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन की। अब हम बात करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जो सैंपल से रिलेटेड होगी। लेट डिनोटेड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल x। इसका मतलब ये जो x है ना, ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, नॉन रैंडम है। यानी कि ये एग्जैक्ट रैंडम वेरिएबल ऐसा होता है कोई भी आ सकता है, लेकिन जब मार्क्स आ जाएंगे तो जिस बच्चे के जितने मार्क्स होंगे वही लिखे जाते हैं, इसलिए इसे नॉन रैंडम वेरिएबल कहते हैं। हम x को क्या कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाए। एंड डिनोट द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एसोसिएटेड विद द simple linear regression model based on the sample data consisting of the n pair of the given by। यहाँ पे बाई चांस हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई थी जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। वो ऐसे होगी कि y = a + bx।
y इज़ इक्वल टू, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे y लिखने के बाद इज़ इक्वल टू लिखेंगे, इज़ इक्वल टू के बाद ये a लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर ये b लिखेंगे और b के साथ वेरिएबल x लिखा जाएगा। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि हम यहाँ पर जो मैंने वो वैल्यू लिखी थी वो हमारे पास प्रोग्राम था मैथ टाइप का। मैथ टाइप हमारे पास एक प्रोग्राम है कंप्यूटर में जिसमें ये सारी बातें लिखते हैं। तो बाय चांस ये प्रोजेक्टर में यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी होगी। वो इक्वेशन क्या होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल पहले लिखेंगे y, यहाँ पे क्या लिखेंगे? y इज़ इक्वल टू, फिर लिखेंगे ये a लिखने के बाद फिर लिखेंगे प्लस, फिर प्लस के बाद लिखेंगे b और साथ ही x आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अच्छा, इस इक्वेशन में a और b क्या हैं? वेयर a एंड b आर द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन या सैम्पल रिग्रेशन एंड देयर रेजिड्यूल एरर। ठीक है, इसको हम बुक में से डिस्कस करेंगे जब हम किताब देखेंगे, तो मैं आपको ये मज़ीद वहाँ से डिस्कस करवा दूँगा। इसके साथ साथ लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन या फिर लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट है। यहाँ पे बात करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन इस अंदाज में लिखी हुई है। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ द relative change in the expected value of the dependent random variable with respect to the unit increase in the independent non-random variable। पहली बात है कि हमने जो रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन के टॉपिक में जितने भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल नॉन रैंडम वेरिएबल होते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे उनमें हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। जैसे कंटिन्यूस वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने चैप्टर 10 पढ़ा उसमें हर वेरिएबल रैंडम वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल नहीं होगा रिग्रेशन में भी और कोरिलेशन में भी, इसलिए नॉन रैंडम वेरिएबल या सिर्फ वेरिएबल लिख देने से भी हमारा काम चल जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉन रैंडम वेरिएबल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? इज़ द रिलेटिव चेंज होता है, relative change in the expected value of the dependent variable with respect to a unit increase। हमने ये बताना है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बेसिकली वो है यूनिट इंक्रीज़। हर यूनिट के बाद जो चेंज आएगी उस चेंज को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। और रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे ये जो b लिखा हुआ है, ये जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा है, यहाँ पे जो b है इस b को रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो मैंने पर यूनिट चेंज हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट या इसको कहते हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन की स्लोप या फिर इसे कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये याद रखें कि ऐसी तब्दीली, ऐसी चेंज को रिलेटिव चेंज, कौन सी रिलेटिव चेंज? जो विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिट इंक्रीज़, जो हर यूनिट के बाद हमारे पास इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन है द एवरेज चेंज इन द dependent variable for the unit change in the independent variable is called regression coefficient। ये ज़्यादा बेहतर लिखी हुई है, आप बच्चे ये याद कर लीजिएगा ये वाली, या इसको देख लेते हैं। द regression coefficient may be positive, the regression coefficient may be positive or negative depending on the relationship between the two variable। ये नहीं,
या ये डेफिनेशन है या ये वाली डेफिनेशन है, ये इन दोनों के साथ लिखी जाएगा। ये जो तीसरा पॉइंट है इन दोनों के साथ आप लिख सकते हैं। आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिखें, साथ ये वाला पॉइंट लिख लें, या ये वाली डेफिनेशन लिख कर भी ये वाला पॉइंट लिखा जा सकता है। तो आप पहली बात है कि ये वाली डेफिनेशन कोशिश करें याद करें, इसमें यूनिट चेंज का भी जिक्र आ गया और आपके लिए आसानी है। द एवरेज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो एवरेज चेंज होती है, जो उसका यूनिट चेंज किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसे रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, वो जो दो वेरिएबल्स होंगे उनके रिलेशनशिप पर ये डिपेंड करता है। एक था लीनियर रिग्रेशन, एक है नॉन लीनियर रिग्रेशन। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, आपको बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉन लीनियर रिग्रेशन इज़ अ प्रोसीजर for fitting the data to equation which are non-linear in the parameters। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इसको आपने याद रखना है, कहीं पे MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन एक ही बात है। अ स्ट्रेट लाइन द बेस्ट रिप्रेजेंट the relationship between two variable is called regression line या regression equation। an equation एक ऐसी equation that predict, जो predict करे किसे? the value of the dependent variable, dependent variable को predict करे, हासिल करे, निकाल ले। कैसे निकाले? based on the value of one or more independent variable, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बेस बनाते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लेने वाली इक्वेशन को हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं या फिर हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन है ये आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल। लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर सेज द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द रेजिड्यूल ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ रेजिड्यूल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम द corresponding estimated values should be the least possible। क्योंकि लीस्ट स्क्वेयर, लफ्ज़ लीस्ट का मतलब ये होगा कि वो कम से कम होगा। स्क्वेयर, लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल, यानी कि जब हम सम करेंगे स्क्वेयर्स ऑफ द रेजिड्यूल का, तो वो जो सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिड्यूल होगा वो लीस्ट, वो कम से कम होगा। और कम से कम कितना होगा? वो कम से कम ज़ीरो के करीब होगा, इतना होगा कि हम उसे ज़ीरो ही कह देंगे। दिस प्रिंसिपल was given by the French mathematicians Adrien Legendre। Least square method। The least square method is the procedure used to develop the estimate regression equation। Least square method असल में क्या है? वो तरीक़ाकार है, वो प्रोसीजर है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम किस में? एस्टिमेट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट या डेवलप करने के लिए उस प्रोसीजर का नाम लीस्ट स्क्वेयर मेथड है। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर कंसिस्ट द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिड्यूल, द रेजिड्यूल ऑफ द ith यानी xi और yi पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि फॉर्म द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। हम क्या करते हैं कि सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिड्यूल, या रेजिड्यूल किसे कहते हैं? द रेजिड्यूल क्या होता है? उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ये ei से। ei क्या है? ये रेजिड्यूल है। इसको एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, इसको एरर भी पढ़ते हैं। कैसे मालूम करते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू जो y की होती हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की होती हैं,
और जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं उनके आपस में डिफरेंस ले लें, या फिर इस इक्वेशन में समीशन y इज़ इक्वल टू एन ए माइनस बी समीशन x में, या फिर हम इसका स्केयर लेंगे तो इस पूरी रकम का भी स्केयर ले लें, समीशन ई स्केयर, तो ये सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिड्यूल होगा। तो समीशन ई स्केयर का आंसर क्या होगा, वो लीस्ट होगा, वो मिनिमाइज होगा, लीस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होगा। आगे चलते हैं, रेजिड्यूल को और मज़ीद देखते हैं कि रेजिड्यूल की डेफिनेशन क्या है। अभी जैसे कि आपने देखा कि ओरिजिनल वैल्यू में से आपने क्या किया है, एस्टिमेटेड वैल्यू को डिफरेंस कर दिया, तो उसको हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये रेजिड्यूल ऑफ द इक्वेशन है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वैल्यू प्रिडिक्टेड यूजिंग द एस्टिमेट रिग्रेशन। जो एस्टिमेट रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यू को प्रिडिक्ट किया है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो इक्वेशन इज़ कॉल्ड रेजिड्यूल। तो उस इक्वेशन को हम रेजिड्यूल कहते हैं। ये वो इक्वेशन थी जो हमारे पास वहाँ पे मिस हो गई थी। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा था y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये यहाँ पे शो हो गई है। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ये बहुत अहम है, इसको अच्छे तरीके से सीख लें, समझ लें कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन किसे कहते हैं। लेट y बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, वही पुरानी बात कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड व्हेन वी लुक द रिलेशनशिप म्यू y, ये जो लाइन है ना, ये ऐसे लाइन जैसे ये नज़र आ रही है, ये ऑन रिप्रेजेंट करती है। y ऑन x इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x। The population regression function is given by mu y on x is equal to f of x, where f of x is the function of independent variable x and may be the linear, quadratic, exponential, कोई भी फंक्शन हो सकता है। We may assume the population regression model, हम assume कर लेते हैं कि population regression model mu y on x is the linear function is mu y on x is equal to अल्फ़ा। जब पॉपुलेशन होगा तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे और यहाँ बीटा लिखेंगे। जब यहाँ सैंपल होगा तो यहाँ पे स्मॉल a लिख लेंगे और यहाँ पे स्मॉल b लिखेंगे। जैसे कि इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वहाँ पे था सैंपल रिग्रेशन, अब है पॉपुलेशन रिग्रेशन, तो इसलिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और ये एरर टर्म इसमें ऐड की गई है। अब इस सब को यहाँ डिस्कस किया गया है कि वेयर x जो है वो हमारे पास क्या है, x जो है वो प्री डिटरमाइन वैल्यू है x की, y जो है वो हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड विद x रैंडम वेरिएबल, अल्फ़ा क्या है, y ऑन x इक्वेशन है, y इंटरसेप्ट कहलाता है अल्फ़ा ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। अगर यहाँ पे a होगा तो a क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। बीटा या b स्लोप ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन कर्व, आल्सो नोन एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसको स्लोप भी कहते हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद बात करते हैं एरर टर्म की। तो एरर टर्म क्या है, इट इज़ अ डेविएशन बिटवीन y माइनस और ये एस्टिमेटेड वैल्यू इन द पॉपुलेशन रिग्रेशन एरर। ये था हमारा छोटा सा तारुफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का। आगे देखते हैं जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल दैट प्रोवाइड द बेसिस of the estimation is called predictor or explanatory variable or independent variable।
यानी इससे पहले जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने रेग्रेसेंट और एक रेग्रेसर को पढ़ा, ये वही चीज़ है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम रेग्रेसर कहते हैं। तो अ वेरिएबल डैट प्रोवाइड, एक ऐसा वेरिएबल जो प्रोवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन इज कॉल्ड प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी दूसरी डेफिनेशन में हम इस तरह भी बात कर सकते हैं कि द वेरिएबल डैट इज़ प्रिडिक्टिंग, एक्सप्लेनिंग एंड द अदर वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिग्रेसर वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको याद हो तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे हमने रिग्रेसर को जब पढ़ा था तो उसमें हमने इसे कहा था कि जो रिग्रेसर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिग्रेसेंट हमने पढ़ा था, और ये दोनों रिग्रेसर और रिग्रेसेंट ये दोनों बहुत अहम हैं। कोशिश करें कि वो दोनों भी याद कर लें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी याद कर लें, है बात एक ही। द वेरिएबल दैट इज़ बीइंग प्रिडिक्टेड और एस्टिमेटेड इज़ नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, और रिग्रेसेंट वेरिएबल और प्रिडिक्टेंट वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी या बीटा, जब बीटा होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो पॉपुलेशन की होगी, इधर स्मॉल बी होगा तो वो सैंपल की होगी। द रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा इंडिकेट द एक्सपेक्टेड चेंज in the dependent variable associated with 1 unit increase of the in the variable of the independent variable। वहाँ पे हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट b को देखा था, यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा, डेफिनेशन सारी वही है, सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ बीटा को डिस्कस कर देंगे। तो हाँ जी, आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर लाइन। ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ हैं और पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज़ का बारे में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन या लीस्ट स्क्वेयर लाइन। द लाइन फिटेड बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर हैज़ द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़ विच आर फॉलोइंग। नंबर 1, इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये अक्सर पेपर में आ जाया करती है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वेयर लाइन या रिग्रेशन लाइन या एस्टिमेटेड लाइन या जो भी हमने देखा। द सम ऑफ द रेजिड्यूल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। पहली प्रॉपर्टी आपने देखी, सम ऑफ द रेजिड्यूल होता है ई, इसका जब सम ले लिया जाता है तो इट्स ऑलवेज ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो होगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत अहम है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल इज़ मिनिमम, यानी कि समीशन ई आई स्क्वायर इज़ मिनिमम। डेट इज समीशन ई आई स्क्वायर किसके इक्वल है? समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई और माइनस बी समीशन एक्स वाई। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी प्रॉपर्टी ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर लाइन, और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये रिग्रेशन लाइन जो है ये ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन्स। एक्स बार और वाई बार से ये हमेशा गुजरती है रिग्रेशन लाइन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। डेट इज़ वेयर एवर एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बार। जब आप अपनी इक्वेशन में एक्स की जगह पे एक्स बार पुट करेंगे तो देन वी हैव, तो वाई की वैल्यू जो एस्टिमेट आएगी वो वाई बार के इक्वल होगी। ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर में इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ y is equal to the sum of the fitted value of y hat. That is summation y, it must be equal to summation y hat estimated value
और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। आगे चलते हैं, इसी को मज़ीद आगे देखते हैं। द मीन ऑफ द फिटेड वैल्यूज़, जो फिटेड वैल्यू का मीन है वाई हेड, इज़ द सेम एज़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ वाई। जब यहाँ पे समीशन वाई और समीशन वाई हेड इक्वल होंगे, उनको n पे डिवाइड करने से भी आंसर भी इक्वल आएंगे। लिहाजा वाई का मीन, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ वाई हैं, उनका मीन और जो फिटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू वाई हेड है, उनका मीन निकालेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इसके साथ साथ लास्ट है कि समीशन वाई हेड माइनस वाई बार इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू ज़ीरो। एस्टिमेटेड वैल्यू में से मीन को माइनस करें तो वो भी ज़ीरो होगा, और इसी तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि y माइनस वाई हेड करके उसका सम करें तो वो भी ज़ीरो होगा। ये था हमारा अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन और इसी तरह की बेशुमार डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी हैं, इंशाअल्लाह इनमें से बहुत सी डेफिनेशन आपको समझ भी आ गई होंगी। आप इनको नोट्स बतौर आप लिख भी रहे होंगे साथ साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। इंशाअल्लाह हो सकता है कि मज़ीद एक लेक्चर और इसमें डेफिनेशंस का हो, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। इस दुआ के साथ हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अल्लाह ताला आपको जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, और वालदैन का साया ता हयात क़यामत तक कायम व दायम रहे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।